So good afternoon, good evening to all. हेलो, ठीक हो आप लोग? मैं ठीक हूँ। चलो, आपका कुछ पेपर्स मैंने चेक कर दिए हैं, बाकी लोगों जब भेज देंगे उनके मैं चेक कर दूंगा। आप लोग एक दो दिन में भेज देना, पर आप लेक्चर्स जो है वो देख के भेजना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मैंने आपको रिसेप्टर पे छोड़ा था। ये मैं थोड़ा सा आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए पहले कि आप कहाँ रिसेप्टर को पढ़ रहे हो, और आप इसी में ही आपको जो है आयन चैनल और आपका जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उसका आइडिया आपको इसी में मिलेगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है? सेल पे। अच्छा, ठीक है। अगर मान लो ये मैंने एनिमल सेल बनाया है और ये मैंने प्लांट सेल बनाया है, तो ये जो है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लांट में भी यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल वॉल का काम रिगिडिटी प्रोवाइड करना है ताकि कोई प्रेशर पड़े। जैसे मोस्टली प्लांट में पानी का प्रेशर होता है, तो वो आपका जो प्लांट सेल है वो आपका फटे ना, एक्सप्लोड ना हो, इसलिए वो सेल वॉल वहां पे इंपॉर्टेंट है। एनिमल में अगर हम देखें या ह्यूमंस में देखें तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। आप लोग कंफ्यूज कई बार होते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही आपका सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बैक्टीरिया का पूछूं, तो बैक्टीरिया में क्या सेल वॉल होती है? होती है। कोई ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं है? माइकोप्लाज्म। ठीक है, माइकोप्लाज्म के पास सेल वॉल नहीं है। इसलिए आप माइकोप्लाज्म को ग्राम पॉजिटिव या आप जो ग्राम स्टेनिंग करते हो उससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, फंगाई में सेल वॉल होती है? चिटिन नहीं, उसको आप काइटिन बोलते हो। ठीक है। ठीक है। तो जो ये आपका ये काइटिन से बनी होती है, फंगाई में आपकी सेल वॉल काइटिन की बनी है। एनिमल में आपकी सेल वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। फिर अगर आप बैक्टीरिया में देखो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है। मैंने एक एक्सेप्शन बताया है कि बैक्टीरिया जो है माइकोप्लाज्म में आपकी जो आपका सेल वॉल है नहीं होती है, इसलिए माइकोप्लाज्म को आप ग्राम स्टेनिंग से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, कौन बताएगा? यूजुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर आप काम देखोगे तो इसके दो तीन काम है। पहला जो काम है वो है एक काम है सेपरेशन का, कि आपका इंटरनल इन्वायरमेंट सेल का और आपका सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसके बीच में। ठीक है। दूसरा, रेगुलेट करना। रेगुलेट किसको करना? ट्रांसपोर्ट को। मतलब आयंस है, किसको किधर जाना है। मान लो अगर मैं ये सेल वॉल बना दूं, तो आयंस को इधर अंदर आने देना या नहीं आने देना, ग्लूकोज को इधर अंदर आने देना या नहीं आने देना। तो रेगुलेट करता है ट्रांसपोर्ट आपकी जो सेल वॉल है। एक चीज और होती है, जैसे मान लो अभी आप लोग नॉर्थ में रह रहे हो, तो नॉर्थ में आप रह रहे हो इंडिया में। ठीक है। और आप चले जाते हो रशिया जॉब के लिए, तो रशिया में तो टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपकी सेल वॉल में कोई चेंज आता है या नहीं आता है? अगर आप समर वाले रीजन में रह रहे हो, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, अफ्रीका, राजस्थान, जहाँ थ्रू आउट द ईयर गर्मी पड़ती है, तो वहां पे आपके जो सेल वॉल है उसमें क्या होगा, आपके सेल वॉल में सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उनका लेवल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। या आपका कोलेस्ट्रोल जो है उसका लेवल आपका ज्यादा हो जाएगा। वहीं आप रशिया में रह रहे हो जहां पर ठंड ज्यादा है, तो आपकी बॉडी में अनसैचुरेशन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि
आपका जो ऑयल है, घी है, वो क्या है, लिक्विड है, जैसे आप देखते हो। तो अनसैचुरेशन का मतलब आपका फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, कि डबल बॉन्ड वाले लिपिड जो है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन में ज्यादा हो। ठीक है। अच्छा, मेल फीमेल की सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई डिफरेंस होता है? अच्छा चलो, थोड़ा सा मैं अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। चलो ये बताओ, लड़कियों की स्किन इतनी सॉफ्ट क्यों होती है और जो लड़कियां उनकी स्किन इतनी हार्ड क्यों होती है? दैट इज बिकॉज ऑफ द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फैट स्टोर्ड इन द फीमेल्स स्किन। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फीमेल्स की, उसमें क्या है, थोड़ा सा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होता है। ठीक है। इसलिए जो फीमेल्स है उनको बोला जाता है कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो लड़कों की बराबरी मत करो, आप कम पियो। उसका रीजन ये है कि अनसेचुरेशन है। अगर आप अल्कोहल लोगे तो इस अनसेचुरेटेड जो आपका फैटी एसिड जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस वजह से वुमेन्स को काफी चीजों पे रिस्ट्रिक्शन है जो कि आपकी ऑक्सीडेशन कराती है। ठीक है। और इसलिए फीमेल्स को आप देखो, गर्मी भी ज्यादा लगती है और ठंड भी ज्यादा लगती है। उसका रीजन यही है, अनसेचुरेशन है उनके आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये थोड़ा सा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस है। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल है, आरबीसी है या नर्व सेल है, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई डिफरेंस है या सेम है? इनसे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के कॉम्पोजिशन में फर्क होता है और ठीक है। कंसिस्टेंसी में फर्क हाँ, होता है। बस वही फर्क है, आपका कंपोजिशन में फर्क है। लिपिड किसी में ज्यादा है, किसी में कार्बोहाइड्रेट कम है, तो यही फर्क है। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेन काम आपके यही है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट कराना, रेगुलेट करना और सेपरेशन करना इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। ठीक है। अब जनरल फीचर्स देख लो। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल है, अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल। अच्छा मान लो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप, ठीक है, एनिमल सेल है। अगर आपने इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, जैसे यहाँ से अगर मैं ब्रेक कर दूं, सॉरी, ठीक है, तो क्या होगा? ये आपका एनिमल सेल है और आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दिया, तो क्या होगा? आपका जो भी कंटेंट है सेल का वो आपका बाहर निकल जाएगा और आपका सेल जो है वो डाई कर जाएगा। हम यही चीज करते हैं फंगल डिजीज को ट्रीट करने के लिए, लेकिन फंगाई में हमने बताया कि आपकी सेल वॉल प्रेजेंट है, तो वहां पर हम कोशिश करते हैं सेल वॉल को तोड़ने की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ने की कोशिश नहीं करते। जैसे आपकी ड्रग है एंटी फंगल, ग्रिसियोफ्लूविन, ये आपकी ड्रग सेल वॉल को ही तोड़ती है। बैक्टीरिया में जो आप एंटीबायोटिक्स देखते हो, पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ये कुछ और काम नहीं करती है, वो इस सेल वॉल को ही ब्रेक करती है। कि जैसे ही आपका सेल वॉल ब्रेक होगा, सेल का जो कंटेंट है वो बाहर निकल जाएगा और वो सेल आपका डाई हो जाएगा। ठीक है। अगर ह्यूमन की सेल वॉल या एनिमल की सेल वॉल भी ब्रेक हुई, तो आपका कंटेंट जो है वो बाहर निकल जाएगा और आपका सेल मर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो सेल में कितनी चीजें प्रेजेंट हैं। फ्लूइड में आपका साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म है, वहां पर आपकी ऑर्गेनेलीज हैं, और साइटोसोल वगैरह में आपके डीएनए है, आरएनए है, एंजाइम है। अगर वो सब बाहर निकल गया तो सेल मर जाएगा। ठीक है। फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको भी आगे डायग्राम में बताऊंगा। सिलेक्टिवली परमिएबल है, कोई भी पास नहीं हो सकता है। जैसे आयंस है, डायरेक्टली पास नहीं हो सकते हैं। वाटर है, डायरेक्टली पास नहीं हो सकता है। अगर मान लो आप लोग बेंजीन पी लो लैब में, या टोल्वीन को पी लो, तो क्या वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो जाएगा? चांसेस है हो जाएगा, और बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, क्योंकि बेंजीन आपको देखो पोलर नॉन पोलर दोनों टाइप के बिहेवियर शो करता है, तो हो जाएगा। ठीक है। जितना आपका मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर होगा, उतनी जल्दी आपका लिपिड से पास हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपके कैपेसिटर की तरह काम करती है, जो आपके पंखे में लगा होता है। इस टाइप से आपने देखा होगा, दो वायर निकली होती है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। कैपेसिटर क्या होता है कि इसके बाहर चार्ज होता है, इसके कभी अंदर चार्ज नहीं होता है। ऐसे ही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि इसके बाहर वाली साइड पे जो है आपका चार्ज होगा, अंदर जो है चार्ज नहीं होता है। ठीक है। इसका अगर आप पोटेंशियल देखोगे, नॉर्मली जो है वो आपका -20 मिली वोल्ट टू 100 मिली वोल्ट जा सकता है।
जबकि नाव सेल का -72 टू +70 आप ज्यादातर बोल देते हो कि इतना है, कई केस में +90 बोल देते हो। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर्स रहते हैं, ये जनरल फीचर्स है। अब जैसे यहाँ पर देखो, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको, मुझे लगता है ऐसा कि आपको चीजें काफी क्लियर नहीं है, वो आपकी सोच है। अब यहाँ पर देखो, ये आपका लिपिड इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये आपको पता होता है कि आपका क्या है, हाइड्रोफिलिक जो है आपका हेड है, मतलब आपका वाटर लविंग है। और ये हाइड्रोफिलिक क्या है, आपकी हाइड्रोफोबिक, वो क्या है, टेल है, मतलब फैट लविंग है। ठीक है, अब पहली चीज ये आती है कि ये बायलेयर बनी कैसे। हमारी, जो हम बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर है, ये बनी कैसे। आपकी बॉडी में देखो, हम बोलते हैं 70% क्या है, वाटर है। ठीक है, अब आप एक काम करो, एक बीकर में वाटर ले लो। ठीक है, और वहां पर क्या करो, आप लिपिड के कंपोनेंट डालो। जब आप लिपिड के कंपोनेंट डालोगे, एक कंसंट्रेशन पे जो है पहले मिसल्स बनेंगे, जो आप कपड़े वाले उसमें बताते हो साबुन में, इस टाइप से मिसल बनेगा। लेकिन जैसे जैसे आप लिपिड की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपका एक डबल लेयर बनती जाएगी। ठीक है, तो वहां से आपका, क्योंकि आपकी बॉडी में 70% वाटर है, इसलिए जो हेड है वो आपका वाटर की तरफ है। मतलब अगर आप बाहर देखो तो सेल के बाहर क्या है, पानी है। इसलिए ये जो आपके हेड वाला पोर्शन है, ये बाहर की तरफ है, और टेल वाला अंदर की तरफ है। लिपिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए आपका लिपिड बायलेयर बनता है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये आपका नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स वाले फिनोमिना है। अब एक चीज और है, आपने एक और चीज पढ़ी है, लाइपोसोम। लाइपोसोम क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपका बना होता है, ऐसे गोल गोल अगर आप बना देते हो, और बीच में आप क्या करते हो, सॉरी, इस तरीके से होता है। ठीक है, और बीच में आपका क्या होता है, बीच में आपकी ड्रग होती है। तो इस ड्रग का काम क्या है, ये लाइपोसोम क्या करता है, ये ड्रग को कैरी करके ले जाता है। वो और कुछ नहीं है, लाइपोसोम आपका लिपिड बायलेयर से ही बना हुआ एक आपका ड्रग कैरियर है, जो आपकी ड्रग को आपकी बॉडी में ले जाता है टारगेट ऑर्गन। ठीक है, अब आप एक बात देखो, जो आपके कार्बोहाइड्रेट है, वो क्या इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है, आपके ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, और आपको कार्बोहाइड्रेट पता है कि ये आपके ज्यादातर पोलर कंपाउंड्स है, इनका नेचर पोलर होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट दो चीजों से अटैच है। जैसे एक यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ब्लू कलर वाला क्या है, प्रोटीन है। या तो कार्बोहाइड्रेट आपका प्रोटीन से अटैच है, या कार्बोहाइड्रेट आपका, ये जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा है, लिपिड, लिपिड से अटैच है। ठीक है, और यही कार्बोहाइड्रेट जो मान लो यहाँ इस प्रोटीन से अटैच है या इस लिपिड से अटैच है, ये आपकी बॉडी में एक तो एंटीजन, कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ABO AB, वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो ये एंटीजन है, जो ये कार्बोहाइड्रेट है, उसी से पता लगता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। हम कुछ और चेक नहीं करते हैं। आपका आरबीसी की जो सेल है, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर कौन सा एंटीजन है, ए है, बी है, ओ है या AB है, आप वहीं चेक करते हो, आप उससे बता देते हो कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आपके कभी अंदर नहीं है, बाहर है। अब प्रोटीन में देखो, प्रोटीन देखो, एक आपका यहाँ साइड में है। ठीक है, ये वाला प्रोटीन आपके जो ये है, ये आपका साइड में है। ठीक है, इसको आप बोल देते हो इंटीग्रल प्रोटीन। एक प्रोटीन ये जो आपका यहाँ से बिल्कुल बीच से आ रहा है, इसको आप बोलते हो ट्रांस ट्रांस मेम्ब्रेन, कुछ, हाँ, इसको आप बोलते हो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो आपका बीच से आ रहा है। इसका एक और नाम भी होता है, मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, जो आपका इस तरफ कोनों कोनों पे है, मतलब पूरा अंदर से नहीं जा रहा है, दैट कॉल यू कॉल इज द इंटीग्रल प्रोटीन, और जो है आप उसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हो। कई बार आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली यूज कर लेते हो। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन और इंटीग्रल प्रोटीन को। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो, ये आपकी अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है। प्रोटीन के आपको तीन स्ट्रक्चर पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो होता है, क्वार्टनरी भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको अल्फा हेलिक्स मिलता है। ये अल्फा हेलिक्स क्या काम करते हैं, ये आपके पोर्स बनाते हैं, जहां से आपका पानी वगैरह जो है वो चला जाए। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ आप लोग, अब ये जो आपको एरिया दिख रहा है,
ये वाला जो रेड वाला एरिया, अब तो ये सारा तो आपका लिपिड है, ठीक है। तो इसमें से अगर मान लो आपको पानी को पास आउट करना है, तो पानी कैसे पास आउट होगा, लिपिड में से ये सारा एरिया आपका होगा, ठीक है। अब पानी कैसे जाएगा, पानी तो पोलर है, कैसे आपका पास पास करेगा। कलर होते हैं ना, मैं अपना यूज करती हूँ, उसके थ्रू जाता है ना। हाँ, पोरिन से जाएगा, एक्वा और बीटा दो पोर्ट होते हैं, मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि प्रोटीन से पास आउट करेगा, लिपिड से पास आउट नहीं करेगा। अब प्रोटीन भी आप बोलोगे कि नॉन पोलर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन आपके अमीनो एसिड से बने, तो अमीनो एसिड में कुछ अमीनो एसिड आपके पास पोलर है, और कुछ अमीनो एसिड जो है आपके पास नॉन पोलर है, ठीक है। जो पोलर नॉन पोलर से बना है वो आपका इस तरीके से पास आउट होता है। आयंस भी यहीं से पास आउट होंगे। जैसे आपकी एक ड्रग है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अब टेट्रासाइक्लिन क्या है, टेट्रासाइक्लिन इन जो आपके पोर्स हैं, इन्हीं से आपकी ट्रांसफर होती है। अगर वो पोर बंद हो जाएंगे तो टेट्रासाइक्लिन आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, और यही सेल मेम्ब्रेन है जहां से आपको ड्रग को पास आउट कराना है। चाहे आप ड्रग लीवर के लिए दे रहे हो, चाहे आप ड्रग स्टमक के लिए दे रहे हो, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होना है, तो मतलब ड्रग को यहीं से पास आउट कराना है, क्योंकि हर एक सेल के पास प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप डायरेक्टली आईवी दे देते हो, मतलब आप सीधा वेन में दे देते हो, तो वेन में तो कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, वो तो डायरेक्ट ब्लड में चला गया, वहां पर ये सिस्टम आपका रुक जाता है। लेकिन ब्लड से जब वो ड्रग आपके ऑर्गन्स में जाती है, तब वहां पर इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एब्जॉर्प्शन फिर से आपका ये जो रूट है चलने लगता है, ठीक है। अब ये जो साइड है, नीचे वाली साइड आपको बोल रहे हो, आप इसको बोल रहे हो इनर मेम्ब्रेन, या आप इसको बोल देते हो साइटोसोलिक, ठीक है। और ये जो बाहर वाला है इसको आप बोल देते हो एक्सटर्नल या फिर एक्सट्रिंसिक, ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक वाली क्या है, ये आपके जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको फेस करती है, और जो ये साइटोसोलिक वाली है ये आपके न्यूक्लियस वाली साइड की फेस में होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके। अब कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन आपका लिपिड से बना है, और लिपिड आपका सबसे ज्यादा है 50%, प्रोटीन आपका 50 से 40% होता है, और कार्बोहाइड्रेट आपका 5 से 10% है। मैंने आपको बता दिया था कि इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट नहीं है, या तो कोवेलेंटली बाइंड होगा लिपिड से, तब आप उसको बोल दोगे ग्लाइकोलिपिड। कोवेलेंटली अगर प्रोटीन से बाइंड है तब आप उसको बोल दोगे ग्लाइकोप्रोटीन। एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ कोवेलेंटली बाइंड है, मतलब टूटता नहीं है ये बॉन्ड इतनी आसानी से। कोवलेंट बॉन्ड आपका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। आप पेंसिल का जो ग्रेफाइट यूज करते हो, डायमंड में देखते हो, तो आपका कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो भी आपका ये कार्बोहाइड्रेट है, ये आपका कोवलेंट बॉन्ड से अटैच है, चाहे वो प्रोटीन से है या लिपिड से, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप देखो, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये आप देखो, आप इसको क्या बोल रहे हो, इंटीग्रल प्रोटीन। ये आपका चैनल प्रोटीन, जहां से आपका वाटर वगैरह या आयंस जो है वो पास होंगे। ये आपका पेरिफेरल प्रोटीन है, अगर कोई प्रोटीन आपके एंड पे अटैच्ड है तो आप उसको पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स आपके कोलेस्ट्रॉल के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल आपका अनसेचुरेटेड है या सेचुरेशन है, वो भी है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के होते हैं। अब ग्लाइकोलिपिड आपको समझ में आ गया कि आपका कार्ब जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो आपके लिपिड से अटैच है, ठीक है। और ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके प्रोटीन से अटैच है, और ये आपकी लिपिड बायलेयर है। ये वाला जो पोर्शन है जिसको आप टेल बोलते हो, ये आपका लिपिड लविंग है, और ये जो हेड है ये आपके वाटर लविंग है, ठीक। इस तरीके से आपका चलता है। और ये जो आप प्रोटीन देख रहे हो ये ग्लोबुलर है। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, जो आपकी बॉडी में किसी चीज को ट्रांसफर वगैरह करने में हेल्प करता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन आपकी बॉडी में क्या है, जैसे कैरेटीन है। कैरेटीन आपकी बॉडी में स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, आपके नेल्स में हेयर्स में हेल्प करता है। कोलेजन है आपकी बॉडी में क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, आपकी बोन्स वगैरह को प्रिवेंट करता है, मसल्स को प्रिवेंट करता है, मसल्स में बनाता है कोलेजन, ठीक है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जैसे आपका हीमोग्लोबिन है, ये भी आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। तो ये आपके चैनल्स, इंटीगर मेम्ब्रेन, कोलेस्ट्रॉल अब यहाँ से आता है। अब ये आपके जीपेट में नहीं आने वाला है, पर मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ डिस्कवरी के बारे में। ओवरटोन एक मॉडल आया था, इसने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन 100 की 100% जो है लिपिड से बनी है, तो इसको हमने फेल कर दिया।
गॉर्टन एंड ग्रेंडल ने बताया कि लिपिड लीफलेट से बनी है। इसने ये नहीं बताया कि, इसने ये बता दिया कि 2 लेयर हैं लिपिड की, ये नहीं बताया कि उसमें प्रोटीन है। इसने बताया डेविंसन ने कि 3 लेयर है, लेकिन 3 लेयर का डिवीजन कैसे है ये नहीं बताया। इसने बोल दिया ऊपर प्रोटीन है, अंदर लिपिड है और यहाँ प्रोटीन है, तो ये लिपिड प्रोटीन प्रोटीन, इसने ऐसा मॉडल दे दिया। रॉबर्टसन का मॉडल हम काफी हद तक सही मानते हैं। इसने आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी लेंथ को उसका जो एरिया है, विड्थ है, उसको बता दिया था। जैसे ये लिपिड है, ये आपका लिपिड है और कुछ आपके प्रोटीन है, तो इसने बोला ये आपकी 20 एंगस्ट्रॉम की है, ये भी 20 है और बीच वाला आपका 35 एंगस्ट्रॉम है, तो कुछ इसने लेंथ बता दी। इसके बाद जो सबसे मॉडर्न मॉडल है जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज द सेंगर निकोलसन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसने बोला कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें मूवमेंट आपकी चलती रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी है तो ऐसी ही रहेगी, ट्रांसफर का काम चल रहा है तो मूवमेंट चलती रहेगी। ठीक है, और इसी के बेस पे इनको नोबेल प्राइज मिला था, और हम यही मॉडल आज तक जो है फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, कुछ हमने चेंजेस किए हैं लेकिन बेसिस यही है, सेंगर एंड निकोलसन मॉडल ऑफ प्लाज्मा। तो ये आपके कुछ मॉडल है, आप सिर्फ एक को याद रख लो बहुत है, सेंगर निकोलसन, इसके ऊपर वाले का आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्या है, सेंगर एंड निकोलसन मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड, नॉन पोलर सोल्यूट पास थ्रू लिपिड, पोलर सोल्यूट पास थ्रू प्रोटीन। नॉन साइटोसोलिक लीफलेट जो है आपकी, मतलब जिसको मैंने एक्सट्रिंसिक बोला था, इसको आप नॉन साइटोसोलिक भी बोलते हो, वो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होगी। ठीक है, जिसमें आपका वाटर का अमाउंट ज्यादा है। साइटोसोलिक लीफलेट वो आपकी साइटोसोल की तरफ होगी जहां पर आपका न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपका मेन आपका सेंगर एंड निकोलसन ने बताया था। अब यहाँ देखो, जो आपकी लिपिड है वो आपका एम्फीपैथिक है, लिपिड बायलेयर है ये, और है आपको अगर देखना है कि अंदर कैसे ये प्रोटीन वगैरह है, तो ये कुछ 3D स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है, सेम वैसा ही है। ये आपकी शुगर की चैन है, ये आपका हाइड्रोफोबिक टेल है, इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से बोलते हो, आउटर फेस, इनर फेस। तो दो तीन नाम हो गए, जैसे साइटोसोलिक आपका एक नाम हो गया, इनर फेस आपका एक नाम हो गया। ठीक है, तो ये आपका 2 या 3 इसके अलग अलग नाम है। आप अलग अलग बुक पढ़ते हो इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो ये आपका होगा। नेक्स्ट, अब आप बॉन्डिंग देखो। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि कार्बोहाइड्रेट और ये जो आपका ग्लाइकोलिपिड है या फिर ग्लाइकोप्रोटीन है, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। लिपिड और लिपिड वाले जो इंटरेक्शंस आते हैं वहां पर आपका कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, वहां सारा नॉन कोवलेंट चलता है। जो ये लिपिड लिपिड वाला आ रहा है या कुछ और आ रहा है, वहां पर या तो आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा जो सबसे ज्यादा मिलता है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक इंटरेक्शन और वंडरवाल फोर्स। ठीक है, लिपिड वाले इंटरेक्शन में कोई भी आपको कोवलेंट बॉन्ड नहीं मिलेगा, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक इंटरेक्शन और वंडरवॉल। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड आपको कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पे बॉन्डिंग में मिलता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट, अब आप देखो कि आपके मेम्ब्रेन लिपिड्स कौन कौन से, यहां से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस अच्छे हैं। ठीक है, आपके पास 3 या 4 टाइप के मेम्ब्रेन लिपिड। पहला क्या है, फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड को आप डिवाइड कर देते हो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड और स्पिंगोफोस्फोलिपिड, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, घबराना मत। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड में आपको ग्लैक्टोलिपिड्स और स्पिंगोलिपिड्स और स्टीरोल्स। ठीक है, ये आपके मेम्ब्रेन लिपिड है, इसको आपको अच्छे से एक फ्लो चार्ट बना लेना या फिर यही फॉलो कर लेना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इन सारे लिपिड में से सबसे ज्यादा लिपिड कौन सा है, तो वो आपका फोस्फोलिपिड है, मेजर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फोस्फोलिपिड में सबसे ज्यादा प्रेजेंट वाला लिपिड कौन सा है, तो आप बोलोगे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड। ठीक है, स्पिंगोलिपिड ये कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर में आपका फर्क है, तो ग्लिसरोलिपिड यहाँ पर मेजर है। अगर आपसे पूछा जाए ग्लाइकोलिपिड्स में कौन सा ज्यादा है, तो आपका स्पिंगो ग्लाइकोलिपिड जो है वो आपका मेजर है। स्टीरोल और कुछ नहीं है, स्टीरोल आपका कोलेस्ट्रॉल है जो आपको एनिमल में मिलता है। एर्गोस्टिरोल जो आपको फंगाई में मिलता है। स्टिग्मा स्टिरोल और आपका एक सीटा स्टिरोल होता है।
ये आपको प्लांट में मिलते हैं। ठीक है, ये आपका अलग अलग। आपका एक और एग्जांपल है कि आप एक प्रोकैरियोट है जिसमें आपको किसी भी टाइप का कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता है, उसको आप बोलते हो पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक कोलेस्ट्रॉल। इसमें आपका कोई भी टाइप का कोलेस्ट्रॉल या स्टीरोल नहीं मिलता है। कोलेस्ट्रॉल को हम, आप कोलेस्ट्रॉल का नाम पढ़ोगे तो उसके लाइक लास्ट में स्टीरोल आता है। स्टीरोल क्या है? स्टीरोल एक न्यूक्लियस, मतलब आपकी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, वहीं से बेसिक स्ट्रक्चर से आपका कोलेस्ट्रॉल आया। अब वो कोलेस्ट्रॉल आपका एर्गो कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, स्टिग्मा भी हो सकता है और सीटा भी हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक टाइप है स्टीरोल बेस का। ठीक है, स्टीरोल आप दो तीन ऐसी बेंजीन रिंग बना देते हो कोलेस्ट्रॉल टाइप वाली, तो वो आपका एक न्यूक्लियस टाइप है जिसमें आप चेंजेस करते रहते हो, जिसको आप बोलते हो साइक्लो पेंटीन पेंटोलिन रिंग वगैरह बोलते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये क्या है? ये आपका ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। ग्लिसरॉल को आप इसका अगर आप नेमिंग करो तो क्या बोलोगे? पॉलीहाइड्रोक्सी या ट्राई हाइड्रोक्सी, कुछ ऐसा बोलोगे, क्योंकि तीन आपके ग्रुप हैं हाइड्रोक्सी वाले। अगर आप इसको OH ग्रुप को हटा दो या H की जगह आप क्या करो, यहाँ पर एक फैटी एसिड की चेन लगा दो, यहाँ पर भी फैटी एसिड की चेन लगा दो। ठीक है, तो ये अगर आप एक फैटी एसिड की चेन लगाते हो तो वो क्या हो जाता है आपका मोनोग्लिसराइड। दो लगाते हो तो आपका हो जाता है डाइग्लिसराइड। तीन लगाते हो तो आपका हो जाता है ट्राइग्लिसराइड। और आप जो लिपिड खाते हो वो आपका ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में ही आपकी बॉडी में सेव होता है। अब सेव कहाँ होता है? जहां आपको मोटापा नजर आता है। कहाँ आता है? आपके स्टमक पे नजर आता है, आपकी थाइज में नजर आता है, हिप्स पे नजर आता है, और आपका जो आर्म्स है वहां पर नजर आता है। वहां पर ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में आपका लिपिड जो है वो स्टोर होता है, इसलिए वहां पर आपको फैट ज्यादा नजर आता है। ठीक है, तो अगर आप एक फैटी एसिड की चेन लगा दोगे तो मोनोग्लिसराइड, दो की लगा दोगे तो डाइग्लिसराइड, और यहाँ पर तीन की लगा दोगे तो ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, अब एक बात और है, अब यहाँ पर जो फैटी एसिड वन लगा है और यहाँ पर जो फैटी एसिड टू लगा है या थ्री लगा है, जैसे भी आप एक मानो, दो मानो, तीन तीन मानो, जैसे भी मानो। अब हमारे ह्यूमन सिस्टम में क्या है? अगर यहाँ पर फैटी एसिड का कार्बन का नंबर 16 है तो यहाँ पर बहुत कम चांसेस है कि यहाँ कार्बन का नंबर 16 होगा, यहाँ पर अलग होगा। कभी भी सेम कार्बन वाली फैटी एसिड की चेन ह्यूमन बॉडी में बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ 16 की है तो यहाँ 18 की होगी, तो यहाँ 20 की होगी। सेम वाले चांसेस बहुत कम है, तो अलग मिलती है। ठीक है, अब आपका ये ग्लिसरोफोस्फोलिपिड बना कैसे? तो ग्लिसरो वर्ड तो आपको समझ में आ गया कि ग्लिसरॉल से आया है। लिपिड से समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ पर ये फैटी एसिड जो आपको मिल रहा है, यहाँ पर एक फैटी एसिड चैन ये है, यहाँ पर मैं इसको नंबर देता हूँ, फैटी एसिड चैन 1, फैटी एसिड चैन 2, और यहाँ पर आपका वर्ड है फोस्फो। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? एक फोस्फोरस जो है वो आपका अटैच हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका अल्कोहल का ग्रुप। अब आप इस अल्कोहल को एक्स से रिप्रेजेंट करते हो, आगे आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो, ये आपका यहाँ पर क्या था? CH2OH था। तो यहाँ से अब O को हटा के आपने क्या किया? एक फैटी एसिड की चैन लगा दी। ठीक है, जो आपकी ये फैटी एसिड की चैन आपको यहाँ से यहाँ तक ये दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये फैटी एसिड की चैन क्या है? ये पाल्मिटिक एसिड है। पाल्मिटिक एसिड इज इक्वल टू C16। ठीक है, अब नीचे वाला देखो, नीचे वाली चैन क्या है? ओलिक एसिड की है। ओलिक एसिड क्या होता है? C18, जिसमें आपके कार्बन नंबर 18 है। सेम नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका देखो, आपका फॉस्फेट ग्रुप है, और यहाँ पर आपका ये एक्स है। ये एक्स आपका कुछ नहीं है, ये एक्स आपका अल्कोहल है। ठीक है, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है, ये दो फैटी एसिड की चेन है। ठीक है, तो ये आपका फैटी एसिड की चेन आ गई, Fa1, ये आ गया आपका Fa2, और ये आ गया आपका अल्कोहल। ठीक है, ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ग्लिसरोफोस्फोलिपिड है। अब इस एक्स की जगह अगर H आ जाए तब आप उसको बोलते हो फोस्फैटिडिक एसिड। ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सारे प्रेजेंट होते हैं। अगर X की जगह ये ग्रुप आ जाए तब आप उसको बोलते हो फोस्फेटाइडल सीरीन। ठीक है, अगर X की जगह ये कंपाउंड आ जाए तब आप उसको बोलते हो फोस्फेटाइडल इथोना
इथेनोलामीन। अगर आपका ये कोलिन ग्रुप आ जाए तब आप उसको बोलते हो फोस्फेटाइडल कोलिन। ये आपका सीरीन है, ठीक है। ये जो है ये कंपाउंड आपका इथेनोलामीन है, ठीक है, ये लास्ट वाला। ये कंपाउंड आपका कोलिन है, ये कंपाउंड आपका इनिसिटॉल है, ठीक है। तो ऐसे आप अभी ड्रग में पढ़ोगे कि आपका एक एंजाइम PI3 को टूटता है, आपके दो कंपाउंड बनते हैं, इनोसिटोल 3 फॉस्फेट और आपका डैग, ठीक है। तो वो फोस्फेटाइडोल इनोसिटोल को तोड़ के या अरेकिडोनिक एसिड को तोड़ के बनते हैं, वो कंपाउंड आपके यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अब ये कंपाउंड है कहाँ? अब मान लो आपको ये देखना है कि फॉस्फेटाइडल सीरीन कहाँ है, इथेनोलामीन कहाँ है, फॉस्फेटाइडल कोलिन कहाँ है। तो ये कहीं नहीं है, ये आपके सिर्फ यही कंपाउंड है, जैसे जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो ये आपको देखो, ये फॉस्फेटाइडल कोलिन है, ये फॉस्फेटाइडल आपका इथेनोलामीन है। फॉस्फेटाइडल सीरीन आपको नीचे की तरफ मिलता है, इस तरफ, बाकी सारे ऊपर की तरफ। और इसी फॉस्फेटाइडल सीरीन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, बाकी सबके ऊपर पॉजिटिव होता है या फिर वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये यहीं प्रेजेंट है जहाँ पे आप ये गोले गोले से दिखा रहे हो, ये आपके लिपिड है। अब ये अलग अलग टाइप के लिपिड है, आप वहीं दिखा रहे हो, ठीक है। तो H है तो फॉस्फेटिडिक एसिड, सीरीन है तो फॉस्फेटाइडल सीरीन, अगर इथोनालामीन है तो फॉस्फेटाइडल इथोनालामीन, अगर कोलिन है तो फॉस्फेटाइडल कोलिन, और इनिसोटॉल है तो फॉस्फेटाइडल इनिसोटॉल, ठीक है। तो ये आपके ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है सारे। अब इसमें देखो, ये आपके कुछ कंपाउंड होते हैं, ये आप थोड़ा सा याद रख लेना। अगर लॉरिक एसिड है तो वो है आपका 12 कार्बन का कंपाउंड है। मिरिस्टिक एसिड आपका 14 का होता है, पाल्मिटिक 16 का होता है, स्टीरिक 18 का होता है, अरेकिडिक आपका 20 का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है डू डेकानोइक, दिखाई दे रहा है आपको, डू डेकानोइक। ये आपका डू का मतलब 2 और डेका का मतलब 10, तो ये 12 हो। अगर यहाँ पर लास्ट में वर्ड क्या, अनोइक, ANOIC, अगर यहाँ पर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर आप पाल्मिटोलिक एसिड में देखो, पाल्मिटोलिक एसिड क्या होता है, 16:1, मतलब एक डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर इसके नाम में एनोइक की जगह क्या आ जाएगा, आपका इनोइक आ जाएगा, ठीक है। फोस्फो डेका इनोइक, ठीक है। तो आप यहाँ से भी पहचान सकते हो, यहाँ इनोइक आएगा, ठीक है। फोस्फो डेका इनोइक अगर डबल बॉन्ड है, तो ये आपको याद रखने, आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये आपको जो बता रहा है, ये ट्राइंगल 9 है, ये मैं आपको लिपिड में भी पढ़ाऊंगा, इसका मतलब कार्बन नंबर 9 पे आपका डबल बॉन्ड, ये आपको ट्राइंगल ये बताता है, ठीक है। तो 16:1 का मतलब कि 16 कार्बन की चैन है और एक डबल बॉन्ड है। और यहाँ पर क्या है, सिस और ट्रांस, सिस है, आपको ये सिस क्यों दिखाई दे रहा है मैं आपको ये एक बार बता दूं। आपकी लिपिड की दो फॉर्म होते हैं। अच्छा, आप घी खाते हो या आप पकोड़े खाते हो, तो आपने पकोड़े बनाए, ठीक है, पकोड़े बनाने के बाद आपका तेल बच गया, ठीक है। तेल बचने के बाद आप उसमें क्या करते हो, सब्जी बना देते हो कोई, तो यूजली वो आपके लिए डेंजरस है। वो क्यों है, मैं वो आपको बताता हूँ। जब आप घी को या आप रिफाइंड को पहली बार गर्म करते हो, ठीक है, तब वो आपका सिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो आपने क्या किया, पकोड़े बना लिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, वो ठंडा हो गया, कूल हो गया, कूल होने के बाद उसकी सिस कन्फॉर्मेशन आपकी ट्रांस कन्फॉर्मेशन में बदल जाती है। और ट्रांस कन्फॉर्मेशन को पचाने के लिए आपकी बॉडी में एंजाइम नहीं है, इसलिए ये ट्रांस कन्फॉर्मेशन क्या होता है, आपके जो आर्टरीज हैं, जो वेन्स हैं, वहां पर जाके क्या हो जाता है, ये इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तब आपको एंजाइना पेक्टोरिस या आपको दूसरी जो हार्ट डिजीज है या ब्लड प्रेशर है वो आपको होना स्टार्ट होता है। वो आपका ट्रांस, और ट्रांस में भी अगर आप देखो, सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसलिए जो आप नमकीन खाते हो, चिप्स खाते हो, इसके पीछे आपका यही लिखे होते हैं। अगर आप कल खाओ तो देख लेना, ट्रांस सैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो आप कोशिश करा करो कि आप जो है ट्रांस सैचुरेटेड फैटी एसिड को बहुत कम खाओ, ठीक है। इसकी वजह से आपको डिजीज ज्यादा हो रहा है, इसलिए आप तेल को ठंडा करके दोबारा गर्म करते हो, फिर उसमें सब्जी बनाते हो या कुछ और बनाते हो, तो वो ट्रांसफॉर्म में चला जाता है, और ट्रांसफॉर्म आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। नॉर्मल फॉर्म देखें
तो लिपिड्स की वो सिस फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ, खत्म कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो मैं आपको धीरे धीरे कराऊंगा। ठीक है, अब देखो, अगर आप सैचुरेटेड फैटी एसिड को देखो, मतलब जहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये आपका क्या है, हेड है, और ये क्या है, आपकी टेल है। तो ये क्या आपकी सीधी है, कोई टांग वांग नहीं टूटी हुई है, सीधी है। अगर आपका जो लिपिड है या फैट है वो अनसैचुरेटेड है, मतलब डबल बॉन्ड है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें ये चेंजेस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपको दिख रहा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो फैटी एसिड की स्ट्रक्चर में बदल जाता है। ठीक है, और अगर सैचुरेटेड है तो वो सीधा रहेगी स्ट्रक्चर, अनसैचुरेटेड है तो आपकी लिपिड की जो स्ट्रक्चर है उसमें ये चेंज आ जाता है। ठीक है, और ये अनसैचुरेटेड वाला चेंज ही क्या करता है, मेम्ब्रेन को थोड़ा सा लिक्विफाई करता है, या थोड़ा सा जो है मूवमेंट के लिए अच्छा बना देता है, अगर अनसैचुरेटेड है। ठीक है, इसी वजह से आपको बोलते हैं कि आप अनसैचुरेटेड जो डबल बॉन्ड वाले चीजें हैं वो ज्यादा खाओ। जैसे ऑलिव ऑयल है, ये आपका बेस्ट कुकिंग ऑयल है, क्योंकि इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज्यादा है। इसके बाद आप रिफाइंड यूज करते हो, तो रिफाइंड में भी आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है। घी में आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कम है। ठीक है लेकिन कम है, इसलिए आप ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल आप इसलिए यूज करते हो। ठीक है, और ये जो आपका ये इस तरीके से ये टांग टूटी हुई है ना इसकी, इसको आप बोलते हो किंक। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये फ्रैक्चर टाइप से दिख रहा है, इसको आप किंक बोलते हो। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, जो फॉस्फेटाइडल सीरीन है वो आपका साइटोसोलिक वाली साइड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, फॉस्फेटाइडल कोलिन, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में पीसी लिखते हो, फॉस्फेटाइडल कोलिन। इसका दूसरा नाम क्या है, लेसिथिन है, जो आप कई बार HLB स्केल वगैरह बनाते हो तो वहां आपको लेसिथिन वर्ड मिलता है, वो यहीं से आया। फॉस्फेटाइडल इथेनोलामीन है, उसका दूसरा नाम सेफेलिन है। इसलिए जो आपकी ड्रग है सेफेलोस्पोरिन, अब आपको समझ में आ रहा है कहाँ से नाम आया, सिफेलो भी क्यों लिया, वो इस तरीके से आया। ठीक है, इसके अलावा आपकी बॉडी में तीन आपके असेंशियल, मेनली दो या तीन बोलते हो, कई जगह दो लिखा है, कई जगह तीन लिखा है, आपकी बॉडी में दो या तीन असेंशियल फैटी एसिड है जो आपकी बॉडी नहीं बनाती है, इसलिए आपको डाइट से कंज्यूम करना पड़ता है। पहला, लिनोलिक एसिड। ठीक है, ये आपका, इसमें दो डबल बॉन्ड है। ठीक है, लिन ओलेनिक एसिड, सिर्फ एन का फर्क है, इसमें आपके तीन डबल बॉन्ड है। अरेकिडोनिक एसिड, जिसमें आपके मोर देन थ्री डबल बॉन्ड है, मेनली हम 3 to 5 बोलते हैं। अरेकिडोनिक एसिड जो है आपका 20 कार्बन का कंपाउंड है, और यहीं से आपके क्या है, इकासिनॉइड आए हैं, जो आप बोलते हो पोस्टाग्रैंडलिन्स A B C D, वो आपके अरेकिडोनिक एसिड से ही आए हैं। ठीक है, तो ये दो तीन टाइप के आपके असेंशियल अमीनो एसिड है, और ये क्वेश्चन आपका जीपेट 2018 का और शायद 19 का, ये दोनों में पूछा हुआ है। और आई थिंक 23 वाले में आपसे ये पूछा है कि अरेकिडोनिक एसिड में आपके कार्बन का नंबर कितना होता है, तो आपका 20 होता है। ठीक है, एक बार आपसे ये पूछा हुआ है इकेसोनॉइड जो कंपाउंड है, इन्हीं को बोलते हैं, इनका कार्बन नंबर कितना है, वो भी आपका 20 ही है। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे मान लो फॉस्फेटाइडल सुरीन जो है वो साइटोसोलिक साइड है, इस साइड प्रेजेंट है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये मान लो ये आपका फॉस्फेटाइडल सुरीन है। अगर इस सेल का अपोप्टोसिस होना है, तो क्या होता है, ये फॉस्फेटाइडल सेरीन इस तरफ से हटके इस तरफ आ जाता है, इस वाली साइड आ जाता है घूम के। तो ये क्या होता है, ये सिग्नल होता है कि अगर आपका फॉस्फेटाइडल सेरीन साइटोसोलिक साइड से अगर नॉन साइटोसोलिक साइड आ गया है, तो इसका मतलब अब सेल का अपोप्टोसिस होने वाला है। ठीक है, इसको अनेक्सिन 5 नाम का आपकी बॉडी में एक कंपाउंड होता है, वो इसको डिटेक्ट करता है और सेल का आपका अपोप्टोसिस करा देता है। ठीक है, तो फॉस्फोडाइडल सेरीन का रोल किसमें है, आपका अपोप्टोसिस में है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और आपका साइटोसोलिक साइड वाली प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद ये मैं आपको कल कराऊंगा स्पिंगोलिपिड्स। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो, किसी को कुछ ना समझ में आया हो, ये आपका इंपॉर्टेंट